हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज उर्दू ज़बान में लेकर आपके बीच हाज़िर हुए हैं। अगर आप उर्दू अनुवादक या कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिले, तो वहाँ ये सारे आपके क्वेश्चंस काम करेंगे। अगर वो उर्दू में दिखें तो और अच्छी बात है, अगर उर्दू में ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन हम समझते हुए कॉम्प्रहेंसिव चलेंगे कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आए, देखने को मिले तो आपको मदद कर सके। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, लेकिन आपका जो सवाल होगा ऐसे ही होगा, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1। और जो बच्चे उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ख़ास वीडियो, स्पेशल उनके लिए ख़ास वीडियो है जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो उर्दू में अगर देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर वो इन वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं 1 नंबर का सवाल। IBRD या वर्ल्ड बैंक का क़याम कब हुआ? IBRD या वर्ल्ड बैंक का क़याम कब हुआ? पहले हम इसे समझ लेते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 1 दिसंबर 1945, या एक में दिसंबर 1945, या 2 में है जनवरी 1950, 3 में है फरवरी 1952, या कोई नहीं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका क़याम जो हुआ था वो आपका हुआ था दिसंबर 1945, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, IBRD का जो क़याम हुआ था दिसंबर 1945 में हो जाएगा। तो दोस्तों, 1945 का जो साल है ये बहुत ही ख़ास है। आपका IBRD का भी क़याम इसी में हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड का एंड भी इसी में हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड जो आपका हुआ था इसका ख़ात्मा भी इसी में हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्टिंग भी इसी में हुआ था। UNO का संगठन भी आपका इसी में हुआ था। ये 1945 आपका बहुत ही ख़ास है। आप अगर इसकी तारीख़ को पढ़िएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। चूँकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी से मुताल्लिक़ का साल है, तो यहाँ पे बहुत सारी तारीख़ी बातें हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। और ये ओवरऑल आपका एक जनरल नॉलेज है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ शोबे से सवाल उठा कर लाया हूँ, जो कि आपके जनरल नॉलेज में बनती हैं। 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर, तो दोस्तों आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए प्लीज़, ताकि आप भी अपना आंसर टिक करते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने आंसर सही हो गए। 2 नंबर देखते हैं। NSE किसका मुखफ़्फ़फ़ है? NSE किसका मुखफ़्फ़फ़ है? आपके ऑप्शन यहाँ पे है नेशनल सर्विस एक्सचेंज, 2 में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 3 में है नेशनल सैम्पल इंजन। तो क्या होगा करेक्ट? अगर आपको करेक्ट पता है तो बता सकते हैं। दोस्तों, ये आपके माशियात से ये सवाल लिया गया। किससे लिया गया है? माशियात से ये सवाल लिया गया है, जिसको इकोनॉमिक हम कहते हैं। माशियात से ये सवाल लिया गया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्या होता है दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है जो मुल्की स्टॉक होता है, उसका तबादला जो होता है उससे मुताल्लिक़ है। NSE जो आपका, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसे कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर वाक़ है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे वाक़ है, आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, कर्नाटक या नासिक। ये कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है। तो पहले समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपका दोस्तों, ये जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट एक्सेट्रा का जो आपकी डॉक्यूमेंट एक तरह का होता है, भेजा जाता है सिक्योरिटी के थ्रू जो आता है, ये आपका उसके हवाले से पूछा जाता है कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, ये हेडक्वार्टर आपका इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का जहाँ पे है वो आपका है नासिक है। कहाँ पे है? नासिक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है पहला या 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 5 ईयर प्लान जो कि आपका नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग चलाया गया था, तो उसी के हवाले से है। और ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1950 से इसका आगाज़ हो गया था। तो पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? जो आप इतना अगर समझ गए कि 1 अप्रैल
1950 से शुरू हुआ। अगर इतना आप जहन में रख रहे हैं तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही रखा गया। आपके ऑप्शन है 1945 से 50 और 51 से 55 और 56 से 60। तो आपको बताना है कि कब से कब तक का पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। ये 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1951 से लेकर 55 तक चला था 5 ईयर प्लान, तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। जीएसटी किसका मुखफ़्फ़फ़ है? जीएसटी किसका मुखफ़्फ़फ़ है? मुखफ़्फ़फ़ किसे बोलते हैं दोस्तों? एब्रीविएशन का, एब्रीविएशन, VIATION। दोस्तों पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूं जो जिसमें उर्दू या लैंग्वेज या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जो ख़ासकर उर्दू और इंग्लिश में होते हैं, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहां आप इसका पूरा यूटिलाइज़ कर सके, फ़ायदा उठा सके। तो ऐसे ही उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले हजरात के लिए भी यहाँ पे मैं अच्छा खासा कंटेंट मवाद देता हूँ। तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हूँ मैं, वहाँ से जाके आप मेरे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ आप मेरे देखिएगा तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि उर्दू में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, वहाँ से देखिए आपको अंदाज़ा होगा। फर्दर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। जीएसटी किसका मुखफ़्फ़फ़ है? आपके ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड एंड सिस्टम, थर्ड है गुड्स एंड सिक्योरिटी। तो जीएसटी किसका मुखफ़्फ़फ़ है? अगर आपको पता है तो बताइए। तो जीएसटी चूँकि ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और काफ़ी मशहूर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दोस्तों सवाल नंबर 5 में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक तरह का आपका टैक्स है। क्या है? टैक्स। इंसान की आमदनी पे एक तरह का टैक्स लगाया जाता है कुछ, कि उसकी कितनी आमदनी हो या उस पर कितना उससे जिज़िया देना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कहा जा रहा है 1951 के मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? यानी 1921 के मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं वो यहाँ पे ऑप्शन 1 में 20 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़ या फिर 40 करोड़। तो ये ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना? 25 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं। पूरे मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरे दुनिया में, पूरे आलम में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? कह सकते हैं कि मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री सबसे ज़्यादा कौन सा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे डेनमार्क है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर है। 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर में ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूसर है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पूरे हिंदुस्तान में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कह सकते हैं कि शहर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्बनाइज्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरला। तो 8 का सवाल है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर अपने कॉपी में आप लिख लीजिए और प्लीज़ आप लास्ट में बताइएगा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशम भेजने वाला मुल्क कौन सा है? सिल्क सप्लायर, क्या बोलते हैं इसको? सिल्क सप्लायर, SUPPLIER। तो सिल्क सप्लायर कंट्री सबसे बड़ा सिल्क या रेशम भेजने वाला मुल्क कौन सा आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं जापान, हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका। ये 9 नंबर का सवाल है। तो अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चीन।
सिल्क सप्लायर सबसे ज़्यादा कौन सा है? चीन, यानी चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क सप्लायर है। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर में कहा जा रहा है हिंदुस्तान के किस रियासत में ख्वानदगी शरह सबसे ज़्यादा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लिटरेसी रेट इज़ मोर, की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? बिहार, बंगाल, हरियाणा, केरला। लिटरेसी रेस कहते हैं कि तालीम याफ्ता लोगों की लोग जमात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये 10 नंबर में ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आया अच्छा भैया, मशहूर काफ़ी है, केरला के लोग काफ़ी तालीम याफ्ता होते हैं, या केरला में ख्वानदगी शरह सबसे ज़्यादा है। तो आपका लिटरेसी रेट में सबसे हाई जो माना जाता है वो केरला है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बानी कौन है? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? आपको बताना है। हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ बिग बैंग? तो बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया? एडम स्मिथ और एडविन हब्बल, गैलीलियो या फिर सुकरात। तो किसने दिया बिग बैंग थ्योरी को? एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे बताना है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया। तो एडविन हब्बल जो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन है? एडविन हब्बल। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन मैं लिया हूँ, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई भी दायरा नहीं है, दुनिया का कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कहीं से भी सवाल आ रहा है तो आपको ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको देख के उसे याद करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या जा रहा है? किसकी अपनी ख़ुद की रोशनी और हरारत होती है? किसकी अपनी ख़ुद की रोशनी और हरारत होती है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, चाँद, सूरज, ज़मीन, और ये आपका 4 नंबर है आसमान। तो किसकी अपनी ख़ुद की रोशनी और हरारत होती है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है क्या नाम है, प्लानेट और स्टार की। किसकी? स्टार और प्लानेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टार जो होते हैं उनकी ख़ुद की अपनी रोशनी और हरारत होती है। रोशनी मीन्स लाइट, और हरारत कहते हैं टेम्परेचर को, तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान को हम बोलते हैं टेम्परेचर, या फिर उर्दू में इसको बोलते हैं हरारत, या फिर इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। लाइट को रोशनी बोलते हैं। तो किसकी अपनी ख़ुद की रोशनी और हरारत होती है? चाँद तो ये ख़ुद दूसरे का मोहताज होता है। ज़मीन ये आपका एक तरह का प्लानेट है, ठीक है। आसमान का ऐसा कुछ ताल्लुक़ है नहीं। सूरज जो है ये सूरज की ख़ुद की रोशनी और इसकी हरारत होती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट एंड टेम्परेचर, कि सूरज खुद अपनी रोशनी और हरारत रखता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये किसी का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये ख़ुद दूसरों को देता है। सूरज को रोशन करता है, या फिर ज़मीन को रोशनी देता है। तो ये जो आपका ऑप्शन 2 है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जियोग्राफी से सवाल लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? सूरज से ज़मीन तक का फासला कुल कितना है? यानी हाउ मैनी डिफरेंस आर देयर बिटवीन सन एंड अर्थ। ज़मीन और सूरज के दरमियान के फासला को आपको बताना है। 50 मिलियन किलोमीटर, 100 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, या कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, या जियोग्राफी का एनसीईआरटी से ये मैं लिया हूँ, और अगर जियोग्राफी आप पढ़े हैं तो ये आपको पता होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। सूरज से ज़मीन तक का फासला कुल कितना है? ये 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर में ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है। तो 150 मिलियन किलोमीटर का फासला, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है सूरज के सबसे करीब सैयारा कौन है? सूरज से सबसे करीब सैयारा कितने हैं? आपके प्लैनेट्स कितने हैं पूछा जा रहा है। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? प्लैनेट्स आपके कितने हैं दोस्तों? आपके टोटल प्लैनेट्स फ़िलहाल जो हैं वो आपके 8 हैं। तो ये 8 आपके प्लैनेट्स टोटल प्रेजेंट टाइम में हैं, जो कि पहले 9 थे। उसमें से आपका प्लूटो निकाल दिया गया, और अब आपके जो बचे हैं 9 हैं। एक फार्मूला इसके याद करने का, आप नोट भी कर सकते हैं सुन करके। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हर वर्ड का पहला अक्षर मैं लिखूँगा, उसे आप लिख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स।
ये आपके जो हैं ये एकदम सीक्वेंस से आपके ये सारे प्लानेट हैं। अगर इन्हें आप लिख ले रहे हैं या फिर आप जुमले को बैठा ले रहे हैं, एम से माई, वी से वेरी, ई से एफिशिएंट, एम से मदर, जे से जस्ट, एस से सर्व्ड, यू से अस, एन से नट्स। आप ये आप लिख लीजिए माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स। इसे आप याद कर लीजिए। आपका आपके जियोग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। फर्दर अब देख लीजिए, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये आपके टोटल कितने हैं सीक्वेंस के साथ, ये आपके 8 प्लैनेट हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं सबसे करीब क्या है। तो माई वेरी इफिशिएंट, सूरज के सबसे करीब सैयारा कौन सा है? तो माई सबसे पहले है, तो एम है, तो ये मरकरी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरकरी, वेनस ये आपका सेकंड नंबर पे। नेपच्यून जो आपका है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल लास्ट का है। क्या है? ये आपका बिल्कुल लास्ट का है। तो ये लास्ट से पूछा जाएगा फर्स्ट कौन है, तो आपका नेपच्यून हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग में पूछा जाए तो आपका मरकरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 15 नंबर। 15 नंबर के सवाल में क्या कहा जा रहा है? इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? आपसे सवाल है कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न किसे कहते हैं? 15 नंबर का ये सवाल है। तो दोस्तों वेनस को हम क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं। और वेनस जो है आपका इवनिंग स्टार हम वेनस को कहते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर का है। मरकरी के बाद वेनस आता है, तो वेनस को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर के सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 1921 में हड़प्पा साइट को सबसे पहले किसने खोजा? 1921 में हड़प्पा साइट को सबसे पहले किसने खोजा था? मतलब हु हैज़ डिस्कवर्ड हड़प्पा साइट इन 1921 फर्स्ट टाइम। ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। और इसका ऑप्शन देखते हैं, आर.डी. बनर्जी, अशोक बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। तो 1921 में हड़प्पा साइट को सबसे पहले किसने खोज किया, डिस्कवर किया था? तो 16 नंबर का आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा साइट को 1921 में सबसे पहले खोजा था। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है? वेदों की कुल तादाद कितनी है? वेदों की कुल तादाद कितनी है? हिंदुज़म का सबसे पवित्र जो बुक्स माने जाती हैं वो आपके वेद हैं। तो उनकी तादाद पूछी जा रही है, कितने हैं? 3, 4, 5, 6 कितने हैं दोस्तों? तो वेदों की कुल तादाद कितनी है? 4। ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद लिख सकते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आप लिख सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं और ये चारों वेदों की तादाद है। तो टोटल कितने हैं? 4। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का सवाल। बुद्ध मज़हब के बानी कौन हैं? बुद्ध मज़हब के बानी के बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्ध मज़हब के बानी कौन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, अशोका है या फिर अशोका, मौर्य, गौतम बुद्ध या कालिदास। तो बुद्ध मज़हब के बानी कौन है? 18 नंबर का सवाल है। तो 18 नंबर में ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन है? गौतम बुद्ध। 18 नंबर में गौतम बुद्ध इसके बिल्कुल सही जवाब में फिट हो जाएगा। तो बुद्धिस्ट का जो दोस्तों बुद्धिस्ट का जो मेन फाउंडेशन है वो 3 पिलर्स पे होता है। इन लोगों क्या एक 3 पिलर्स का टर्म है जिस पे इंसान को अमल करना काफ़ी ज़रूरी होता है और उस पर अगर इंसान अमल करेगा तो प्योर बुद्धिस्ट माना जाता है वो। तो 3 पिलर्स का टर्म किस में दिया गया है? बुद्धिज़्म में। तो ये भी याद रख लीजिए। और बुद्ध मज़हब के बानी कौन है? गौतम बुद्ध। और इनके यहाँ बुद्धिस्ट स्टैंड्स फॉर 3 पिलर्स। बुद्धिस्ट का जो दारोमदार होता है 3 पिलर पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर के सवाल में क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर में कहा जा रहा है गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ पर हुई है? गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ पे हुई है? कि गौतम बुद्ध की पैदाइश जन्म भूमि कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, चीन है या भारत। दोस्तों ये कहाँ पे उनकी पैदाइश हुई है? तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल में। कहाँ पे? लुम्बिनी
ये नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई है 566 BC में। किसने में? 566 BC में, 566 BC। AD और BC के हवाले से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट के थ्रू जाके आप मेरे प्रोग्राम के वीडियोस से वहाँ देख सकते हैं कि AD BC में क्या फ़र्क है और ये कब शुमार किया था। चूँकि इनकी पैदाइश, इसको हम बोलते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट। तो ये आपका हो जाएगा कि लुम्बिनी में इनकी पैदाइश है, जो कि नेपाल में पड़ता है 566 BC में, 566 BC। नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट होगा आज का 20 नंबर। जैन मज़हब के बानी कौन हैं? जैन मज़हब के बानी कौन है? जैनिज़्म जिसको हम कहते हैं जैनिज़्म के बानी कौन है? जैन मज़हब के बानी कौन है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं ऋषभा देव या फिर महावीरा स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वैसे पूछा जाए, फाउंडर पूछ लिया जाए, FOUNDE, फाउंडर अगर पूछा जा रहा है कि फाउंडर जैन मज़हब के कौन है, कॉमनली सिर्फ फाउंडर पूछा जाए तो आपका ऋषभा देव ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, रियल फाउंडर का जैसे टर्म आएगा, रियल FOUNDER, रियल फाउंडर का जैसे ही टर्म आएगा वो आपका सवाल फ़ौरन कन्वर्ट होके आ जाएगा महावीरा स्वामी। तो चूंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, चूंकि यहाँ पे दोनों आंसर बन सकता है अकॉर्डिंग द चेंजिंग ऑफ द वर्ड, जैसे ही वर्ड बदलेंगे वैसे ही यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। तो जैसे ही अगर मुतलक पूछा जाएगा तो आपका ये ऋषभा देव, और अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो महावीरा स्वामी। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। अपने उन तमाम दोस्तों को तैयारी शेयर कीजिए जो उर्दू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं या जिनको उर्दू में दिलचस्पी है या उर्दू अनुवादक की तैयारी करें या कोई सा भी आप उर्दू की तैयारी करें जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिले, तो उन तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।